हे गाइस, मैं हूँ गीतिका। वेलकम बैक टू स्टडी विद गीतिका। तो आज मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ। रिवीजन में मैं अपना जो आज मैंने टॉपिक पढ़े थे, मैं सुबह से बैठी पढ़ रही थी तो मैं बहुत थक गई थी। तो मैंने सोचा चलिए आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आप लोगों के संग। आप लोगों को भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। तो मैंने आज रिवीजन करने की सोची आप लोगों के साथ। मैंने काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाई। मैं लाइव आ रही थी बट लाइव में इतना खास बताना नहीं हो पा रहा था कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं उसमें बस अपना स्टडी करती हूँ, मैं ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करती हूँ। तो आज मैं इसमें बताती हूँ आपको, मैं आज क्या-क्या पढ़ा है, वो मैं आपको दिखा दूँगी, वही आपको रिवीजन करा दूँगी। उसमें मैंने आक्षिप्तिका, मुक्शलन और थोड़ी-सी परिभाषा जैसे निबद्ध गान, अनिबद्ध गान, बहुत बहुत वो ये सब लिया है। और मैंने आज काफ़ी टॉपिक को क्लियर किया, जो भी इतने दिन से छूटे हुए थे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, नहीं हो पा रहा था, तो मैंने छोटे-छोटे टॉपिक्स को लिया पहले। फिर मैंने आज वेस्टर्न म्यूज़िक भी कंप्लीट कर दिया है। जितना हो रहा है मैंने कर लिया है। मेन-मेन चीज़ करनी है। क्योंकि देखो इतना सारा सिलेबस मतलब काफ़ी है, कम नहीं कह सकते। लोग कह रहे हैं कि अगर उसको थोड़ा-सा छाँट लिया जाए तो वो कम हो जाएगा। कम नहीं किया जा सकता है। क्योंकि सिलेबस के अंदर इतने सारे टॉपिक ऐसे हैं, अगर आप एक भी टॉपिक छोड़ दें तो आपको गिल्ट वहाँ होगा कि काश मैंने उस टॉपिक के अंदर से, मान लो सारणदेव का कोई टॉपिक है उसके अंदर उन्होंने किसी चीज़ की रचना की है, तो वो आप नहीं छोड़ सकते ना। अब उन्होंने प्रबंधाध्याय दिया, आपने प्रबंधाध्याय का नाम पढ़ लिया, उसके प्रबंधाध्याय में आपने उसकी 4 धातुएँ, 6 अंग और 5 जातियाँ नहीं पढ़ी, तो वहाँ आपको ये गिल्ट होगा, पक्का 100% होगा। तो हम कोई भी टॉपिक को हल्के में नहीं ले सकते। मैं मानती हूँ कि इतना सारा वो इकट्ठा नहीं देंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन्स हैं डिस्क्रिप्टिव। मुझे भी यही लग रहा है कि सिर्फ़ 15 क्वेश्चन्स में मैं क्या-क्या कैसे पढ़ूँ कि मुझे मेन-मेन वही क्वेश्चन्स मिल जाए। तो देखो मैंने अब ये सोचा है कि अब मैं प्रैक्टिस करूँगी। जितना हो सकेगा मैं लिखने की प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि टाइम बचा नहीं है। 7 ज़्यादा 8 7-8 दिन बचे होंगे या उससे कम भी हो सकते हैं, मैंने गिने नहीं। तो मेरा यही कहना है कि प्रैक्टिस करो, लिखने पे ध्यान दो। 1 से डेढ़ पेज में ऐसे क्वेश्चन का आंसर दो कि आपका वो क्वेश्चन एकदम एग्ज़ामिनर को देखते लगे, हाँ, इसने मतलब उसके पॉइंट्स बना के लिखो। जैसे पहले उसकी प्रस्तावना लिखो, फिर उसके बारे में लिखो जो भी आपको पता हो। जैसे आपके हेडिंग्स बन पाएँ। अब मैंने तो अपने हिसाब से हेडिंग्स बना ली है। फिर जैसे अगर आप ताल लिख रहे हो, ताल का क्वेश्चंस आता है या ताल का इंट्रोडक्शन या परिचय दो, तो उसमें सबसे पहले आप ताल के बारे में थोड़ा-सा लिखोगे। हाँ, सबसे पहले ताल का परिचय दोगे, उसकी अ, उसमें ताली कितनी है, उसमें खारी कितनी है, उसकी मात्रा, उसके विभाग, इन सबको लिखना होगा। उसके बाद आप ताल उसके बाद आप ताल के ठेकों को प्रदर्शित करोगे। क्योंकि अगर आप ताल की मात्रा, खाली ताली उसमें नहीं शो करोगे, तो आपका जो ताल का परिचय है वो अधूरा माना जाएगा। वहाँ पे गिनती दिखानी कि 1-5 ताली 1-5 पर ताली या फिर 3 पे खाली, आपको ऐसे शो करना है वहाँ पे। बाकी इसके बारे में थोड़ा लिखना है कि जैसे एक ताल है, मान लो 3 ताल है। 3 ताल आपकी तबले की ताल है, उसमें ख़याल का गायन होता है। तिलवाड़ा ताल आपकी विलंबित लय के लिए जानी जाती है, जिसमें बड़े ख़याल का ज़्यादा प्रचलन है। झूमर ताल में विलंबित लय जानी जाती है। और 3 ताल संपदी ताल है, विसंपदी ताल आपको यही बताना हो तो 3 ताल एक संपदी ताल है, क्योंकि उसमें 4 विभाग, मतलब अगर एक विभाग में जैसे हर विभाग में सेम मात्रा होती है तो वो संपदी ताल कहलाती है। और जैसे विषमपदी ताल वो होती है जिसमें जैसे 2-3 का होता है। तो यही समझो कि अगर आप 3 ताल कर रहे हो तो उसके बारे में आपको थोड़ा-सा लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने मतलब ताल का ठेका दे दिया तो काम हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। अपने क्वेश्चन को ऐसे समझाओ कि मतलब ऐसे लिखना है, वहाँ पे अच्छे से प्रदर्शित करना है उसको। मैं वही कोशिश कर रही हूँ, बट अभी कुछ कमियाँ बहुत सारी रह रही हैं। उम, इतनी तैयारी करने के बाद लग रहा है कि अभी कुछ तैयारी नहीं है, और जो पिछला याद किया, जो मैंने इन 15 मतलब 1 महीने में मैंने जो जो भी तैयार किया है, स्टार्टिंग का वो मैं भूल रही हूँ। मुझे अभी का तो याद है, बट मुझे वो रिवीज़न करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा अब इन दिनों मैं सिर्फ रिवीज़न करूँगी, या जो भी एक आध क्वेश्चन छूट गया है उसको देख लूँगी। अब मैं क्वेश्चन बना रही हूँ। मैं उस पे थ्योरी पे इतना ध्यान नहीं दे रही। ये थ्योरी मोस्टली मेरी सारी कवर हो चुकी है। मैं सारी कवर अप कर ली है। बस अब क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन रूल लिखना है, और सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, जिससे कि जो भी गलती है वो भी मेरी पता चल जाए। क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या होता है, कोई क्वेश्चन आया, अब मैं आज मॉक टेस्ट लगा रही थी, उसमें क्वेश्चन था कि स्वरलिपि पद्धति की नींव किसने रखी? आधुनिक स्वरलिपि पद्धति की नींव किसने रखी? तो मैंने उसमें लगा दिया भातखंडे जी, बट वो आंसर गलत था। वहाँ पे उसका आंसर होगा जो पाश्चात्य संगीत में जिन्होंने पाइथागोरस में स्किल दिया है, नहीं, ये पाइथागोरस उन्होंने रखी है।
तो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था। मॉक टेस्ट में मेरे 102 में से 73 सही हैं, बाकी गलत हैं। और एक मैंने यूजीसी नेट का 2006 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, उसमें मेरे 97 सही है। 100 कुछ में से, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा कितने में से, लेकिन हाँ 97 सही है। ऐसी शायद 120 में से। बट अभी पेपर का क्या लेवल रहेगा वो मुझे नहीं पता है। मुझे इतना पता है कि जो मेरा बेसिक है वो एकदम क्लियर है। मैं अपना रिवीजन स्टार्ट करती हूँ, आप लोग मेरे साथ रिवीजन कर लो। जो भी आपके पास, मान लो आपके पास शायद मुक्तचला ना हो, अक्षितिका ना हो, तो उसकी परिभाषा आपको मुझसे मिल जाएगी, मैं आपको दे देती हूँ। मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों के लिए भी सही रहेगा। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। तो मैंने जो भी परिभाषा याद की है वो इससे याद की है। संगीत शास्त्र दर्पण भाग 3। मुझे बुक सही लग रही है, इसमें काफी कुछ मिल रहा है। ये देखो, मुक्तचलन। राग के स्वर विस्तार को विभिन्न अलंकारों, गमक, मींड़ आदि से सजाकर गाना अथवा बजाना मुक्तचलन कहलाता है। आधुनिक युग में यह शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। तो अगर हम राग का जब स्वर विस्तार करते हैं तो उसमें विभिन्न अलंकारों, मींड़, गमक आदि से जब सजाकर गाते हैं तो वह मतलब बजाना या गाना हमारा मुक्तचलन कहलाता है। आधुनिक युग में यह शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। क्रमयुक्त स्वरों का गायन वादन अलंकार कहलाया। शारंग देव ने अलंकार को 2 भागों में बांटा, शाब्दार्थ और अर्थार्थ। शाब्दार्थ का मीन्स होता है बल या पलटा। मीन्स जो हम सारे गाँव पाधा निशा गाते हैं वो अलंकार नहीं है, उसको हम बल या पलटा कहते हैं। अब उन बल या पलटों में जब हम आभूषणों का प्रयोग करके गाते हैं, जैसे खटका, मींड़, मुर्की, जमजमा और घसीट या काकू, तो ये हमारे आभूषण है। मीन्स ये हमारे अर्थार्थ में आते हैं। जो हमारा एक शब्दार्थ है, एक अर्थार्थ है। शब्दार्थ में हमारा बल या पलटे यानी कि सारे गाँव पाधा निशा आता है। वहीं अर्थार्थ में घसीट, मींड़, काकू, जमजमा और मुर्की आता है। जब हम इन आभूषणों यानी कि अर्थार्थ का प्रयोग करके शब्दार्थ के बल या पलटों में गाते हैं तो पूरा एक अलंकार बनता है। मतलब जो अलंकार का मीन्स होता है आभूषण, गहने। तो ये हो गया मुख चलन। यहाँ पे आक्षिप्तिका। संगीत में ताल, स्वर तथा शब्द, इन तीनों की पूर्ण रचना को आक्षिप्तिका कहते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में निबद्ध गान कह सकते हैं, क्योंकि निबद्ध गान का मीन्स होता है ताल में बंधी हुई रचना, अर्थात तालबद्ध रचना। आधुनिक समय में जितने भी ख्याल, ध्रुपद, धमार, ठुमरी आदि सुनने में आती हैं वह सब आक्षिप्तिका कही जा सकती हैं। तिरोभाव आविर्भाव। तिरोभाव आविर्भाव की परिभाषा है, राग का विस्तार करते हुए कुशल गायक कभी कभी समप्रकृत रागों की छाया दिखाकर श्रोताओं के मन में विचित्रता उत्पन्न कर देते हैं और ऐसे समय में श्रोता दूसरे राग की झलक स्पष्ट सुनते हैं। इस क्रिया को राग का तिरोभाव कहते हैं। जब हम किसी मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखा देते हैं, जैसे हम कोई राग गा रहे हैं, मान लो दरबारी गा रहे हैं, और जब हम उसके मंद्र स्वरों का गायन करते करते हम तार सप्तक के स्वरों में चले जाते हैं तो वहाँ हमारा अड़ाना का स्वरूप दिखता है। तो वही हमारा तिरोभाव कहलाता है। अपने मूल राग से किसी दूसरे मूल राग में प्रवेश करना ही तिरोभाव कहलाया। सीधा परिभाषा समझो कि जब हम अपने मूल राग से दूसरे राग में प्रवेश करेंगे तो तिरोभाव कहलाएगा, और जब हम अपने मतलब जब दूसरे राग से अपने मूल राग में पुनः वापस प्रवेश करेंगे तो वो हमारा आविर्भाव कहलाएगा। आविर्भाव की परिभाषा है किसी दूसरे राग से अपने मूल राग में पुनः प्रवेश करना आविर्भाव कहलाए। जैसे जब हम दरबारी गाते गाते अड़ाना में प्रवेश कर गए थे, तो हम अड़ाना गाते गाते वापस से अपने मंद्र सप्तकों में आएंगे तो दरबारी का स्वरूप वहाँ पे दिखने लगेगा, क्योंकि दरबारी का जो गायन है वो मंद्र में होता है, वहीं अड़ाना का गायन तार सप्तक में होता है। दरबारी गंभीर प्रकृति का राग है, अड़ाना चंचल प्रकृति का राग है।
स्वस्थान नियम। स्वस्थान नियम का आलाप। स्वस्थान नियम का जो विस्तृत उल्लेख है वो संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ में प्राप्त होता है। और जो स्वस्थान नियम है उसको समझने के लिए हमें उससे पूर्व 4 शब्दों का होना, मतलब 4 शब्दों का बोध होना अनिवार्य होता है, जैसे स्थाई, दीर्घ, द्विगुण और अर्धस्वर। यहाँ पे अंश स्वर लिखना स्थाई नहीं है, मैंने अंश स्वर पढ़ा है। तो अंश स्वर, राग का जो अंश या पादी स्वर कहलाता है वह हमारा अंश स्वर कहलाता है। राग में इस स्वर का विशेष महत्व होता है। जैसे हम जाति गायन में जब गायन करते थे, जाति गायन मतलब प्राचीन काल में जाति गायन होता था, तो जाति गायन में जब हम गान करते थे तो उसका आरंभिक स्वर होता था वो अंश स्वर कहलाता था। तो वर्तमान में आज हमारा जो अंश स्वर है उसे हम वादी स्वर के नाम से जानते हैं। अब वादी स्वर के और भी नाम है, प्राण, वादी, अंश। दीर्घ, दीर्घ का मीन्स होता है अंश स्वर से चौथा स्वर, मीन्स सा रे ग मा, चौथा स्वर मा हुआ, तो अंश स्वर से चौथा स्वर हमारा दीर्घ स्वर कहलाता है। अर्ध स्वर क्या होते हैं? दीर्घ और द्विगुण के स्वरों के बीच में जो स्वर स्थित होते हैं उनको अर्ध स्वर कहते हैं, जैसे प, ध और नी। वही हमारा द्विगुण क्या होता है? अंश स्वर से 8वां स्वर, तार सप्तक का षडज यानी कि तार सप्तक का सा, वो हमारा द्विगुण स्वर कहलाता है। इन नियमों का पालन आधुनिक समय में नहीं होता। देखो, इन नियमों का जो पालन है वो आधुनिक समय में नहीं होता है। ठीक है, अब आता है निबद्ध गान। जो गायन में तालबद्ध हो अर्थात ताल में बनी हुई रचनाओं को निबद्ध गान कहकर पुकारा जाता है। प्राचीन काल में निबद्ध गान के अंतर्गत प्रबंध, वस्तु, रूपक आदि गायनों के प्रकार प्रचलित थे, परंतु आधुनिक युग में निबद्ध गान के अतिरिक्त ख्याल, ठुमरी, दादरा, ध्रुपद आदि आते हैं। इन सब प्रकारों को ताल के साथ अर्थात ताल में बांध कर गाया या बजाया जाता है, इसलिए ये निबद्ध गान की श्रेणी में आते हैं। और निबद्ध गान में प्रबंध, वस्तु, रूपक 3 प्रकार थे। प्राचीन काल में इनका प्रचलन था। प्रबंध की धातु में अंग और जातियां जरूर पढ़ लेना। अनिबद्ध गान, जो गायन बिना ताल के अर्थात ताल रहित हो वह अनिबद्ध गान कहलाया। प्राचीन काल में अनिबद्ध गान के 3 प्रकार थे, रागालाप, रूपकालाप और आलाप्ती गान। आधुनिक समय में अनिबद्ध गान के अंतर्गत आलाप गान प्रचलित है, जो राग के गीत गाने में पूर्व गाया जाता है। गीत गाने से पूर्व गाया जाता है, यानी कि आलाप। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में अल्पत्व व बहुत्व दोनों दो प्रकार बताए गए हैं। अलंघन अल्पत्व और अनभ्यास। लंघन बहुत और अभ्यास बहुत। अलंघन अल्पत्व, अल्पत्व मीन्स होता है किसी स्वर का कम प्रयोग, अल्प प्रयोग अल्पत्व कहलाता है। अल्पत्व के दो हमारे 2 रूप हैं, लंघन और अनभ्यास। अब लंघन का मीन्स होता है किसी स्वर को लांग कर यानी कि स्किप करके छोड़कर चले जाना, लंघन कहलाया। और अनभ्यास होता है किसी स्वर का स्पर्श मात्र यूज, मतलब हल्का सा प्रयोग करना, अल्प कहलाया, कम। देखो, अलंघन का मीन्स होता है जिस स्वर का प्रयोग बार बार होता है बट उस पर हम रुकते नहीं, यानी कि ठहराव नहीं होता है। अब वही अभ्यास का मीन्स होता है जिस स्वर का बार बार प्रयोग भी करते हैं और उस स्वर पर हम रुकते भी हैं, ठहराव भी करते हैं, उसको हम अभ्यास अल्प बहुत वो कहते हैं। तो मैंने आज पढ़े तो बहुत सारे टॉपिक हैं, तो मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकती हूँ। अब मैं थोड़े टॉपिक आपको दूसरी नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन कौन से टॉपिक क्लियर कर लिए, इससे आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। देखो, पहले मैंने कुछ मतलब समझ, तो ये मेरे 1 हफ्ते का है, 1 हफ्ते पहले का था। इसमें मैंने ये सारे टॉपिक नोट किए थे, फिर मैंने इसको तैयार किया था। और ये भी मेरा कुछ 2-3 दिन पहले का है। और ये मैंने आज टॉपिक तैयार किए हैं, ये सारे टॉपिक मैंने आज कवर किए हैं, प्लस वेस्टर्न म्यूजिक भी है उसमें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छी सी तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो लिखने की, अब क्योंकि टाइम कम है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, अगर कुछ यूज़फुल लगा हो
चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जाना। वेट फॉर नेक्स्ट अपडेट।